नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का अध्याय पाठ संख्या 3 टोपी शुक्ला। इस अध्याय का भाग 3 है और भाग 1 में हमने पढ़ा था पृष्ठ संख्या 32 से 35। उसके बाद भाग 2 में हमने पढ़ा था 35 से 39। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 3 जिसकी पृष्ठ संख्या है 39 से 43। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन पृष्ठों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं भाग 3 से संबंधित, जिसमें हम उसी के आगे के पाठ को ले चलते हैं। हमने भाग 2 में अंत किया था कि जिसमें टोपी जो होता है वो अपने मित्र से मिलता है और वहाँ उसकी दादी से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों अपनी दादी को बदलने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी बाल्यावस्था की इन बालपन की बातों में वो एक दूसरे को समझ जाते हैं कि नहीं, हम दादी को बदल नहीं सकते क्योंकि दादी हमारे पापा की मम्मी है। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। वहाँ पर चपरासी आता है और वो सूचना लाता है कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही है, यानी वो मर गई है। तो ऐसे में वहाँ से जो उसका दोस्त होता है वो चला जाता है और पीछे टोपी निराश होता है। शाम को वो उसके घर जाता है। वहाँ का वातावरण हमने देखा कि किस प्रकार से सन्नाटा छा गया था और उसके लिए एक दादी थी, वो न होने की वजह से इतने सारे लोगों के वहाँ पर उपस्थित होने के बावजूद भी उसको सब जगह सन्नाटा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, वो अकेला महसूस कर रहा था। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली यानी तबादला, ट्रांसफ़र जो होता है पिताजी की नौकरी का एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से उनका आपसी दोस्ती का जो संबंध होता है, उन दोस्तों को जो बनाता है, वो उस तबादले के कारण दूर हो जाने के कारण टूट जाती है। तो इसलिए उस दिन उसने कसम खा ली थी। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास यानी जीवन के इस इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। अब उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? मुरादाबाद। इसीलिए ये जीवन के इतिहास के रूप में टोपी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख रही है। टोपी के लिए मुश्किल हो रहा है कि यहाँ उसके दोस्त की जो दादी है वो चल बसी हैं, इधर उनका तबादला हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या हो। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला यानी जो बदली हुई है, जो स्थानांतरण हुआ है, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। जहाँ बात हो रही है इफ़न की, उसकी दादी के चले जाने के बाद जब वो बदली के दौरान दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो वहाँ पर दूसरे और कलेक्टर साहब होते हैं, उनके भी जो बच्चे होते हैं वो उनके दोस्त बनने की बात कर रहा है कि ठाकुर हरि नाम सिंह, उसके 3 लड़के थे और उनसे वो दोस्त बनाने की कोशिश पर भी वो दोस्त न बन सके। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। डब्बू बहुत छोटा था। उन तीनों में से बात बता रहे डब्बू की, वो सबसे छोटा था। बिल्लू बहुत बड़ा था। गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे थे। उनको इस बात का बड़ा गर्व था, घमंड था कि हम कलेक्टर के बेटे हैं। इसीलिए भी वो उनसे दोस्ती करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और जो उसकी बराबरी का गुड्डू था, उसको तो अंग्रेजी बोलने का जो घमंड है वो उसको आ गया था।
माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। वो उनको जानता था, इसलिए वो आराम से बंगले में चला जाता है। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। वो सीधी ही जो बॉल थी वो टोपी के मुंह पर आ गई। उसने घबरा कर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथों में आ गई। एकदम से वो चौंक उठा कि ये क्या हुआ, और वो गेंद उसके हाथ में आ गई और उसने आवाज़ से बोला कि हाउस दैट। हेड माली अंपायर था। उस समय जो अंपायर उन बच्चों की गेम में था वो हेड माली था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। उसको नहीं पता था, लेकिन उसको लगा कि हाउस दैट कोई चिल्लाए तो उसका मतलब है कि कोई आउट हुआ है, तो इसलिए उसने एक उंगली उठा दी, क्योंकि वो हेड माली जो है वहाँ पर उस गेम में क्या था, अंपायर का कार्य कर रहा था। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। टोपी ने जवाब दिया, बलभद्र नारायण। उसने अपना नाम बताया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, टोपी ने बताया। बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपराजीज? मतलब इस सवाल पर उन्होंने मजाक बना लिया कि ये भृगु नारायण कौन होता है, क्या हमारे कोई चपरासी है? नहीं साहब, अंपायर ने कहा। अंपायर कौन था? हेड माली। उसने कहा नहीं, चपरासी तो कोई नहीं है। शहर के मशहूर यानी प्रसिद्ध डाकदर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी तो आ ही गई थी। बट ही लुक्स सो क्लिज्मी, यानी बहुत ही गंदे से लग रहा है। बिल्लू बोला। यानी वो तीनों जो भाई थे, तीनों बच्चे थे, वो इस प्रकार से उनके पिताजी का सवाल मजाक उड़ा रहे थे। टोपी अकड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है। तनी जबनिया संभाल कर बोलो। लप्पड़ यानी थप्पड़ के नाचे लइयो, यानी एक थप्पड़ पड़ा और तुम नाचने लग जाओगे, तो थोड़ा जवान संभाल कर बोलो। उसको घमंड था, घमंड आया मतलब कि क्यों उसके पिता को इस तरह से चिढ़ाया जा रहा है। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया। इस प्रकार से उनका झगड़ा हुआ और बीच बचाव के लिए हेड माली वहाँ पर उनके बीच आ जाता है। और डब्बू ने अपने अल्सेशियन यानी कुत्ते की प्रजाति का नाम है, उसको सुस्कारा यानी कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निकालने वाली जो आवाज़ होती है, उस प्रकार से वो उसको इशारा कर रहा था ताकि वो उसको भौंकने लग जाए। तो वो अल्सेशियन क्या है, अल्सेशियन जाति के कुत्ते के बारे में कह रहा है और डब्बू उसको इशारा करने लग जाता है। पेट में 7 सुइयां भूखी, यानी उसको लगी, किसको? टोपी को। टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। रुख यानी वापस उसने मुड़कर नहीं देखा, चेहरा नहीं दिखाया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। अब दोस्तों उसका कोई बचा नहीं, और जो यहाँ नए नए लोगों का सामना हुआ है वो भी इस तरह से अपना रौब दिखा रहे हैं। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। यानी कुल मिलाकर घर में अगर जो उसकी दुख सुख देखती थी वो सिर्फ उसकी घर में नौकरानी जिसका नाम है सीता, वो थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। वो अपना गम उसके सीता के साथ बांटने लगा, उसको अपना मानने लगा और अपना दिल हल्का कर दिया। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे।
टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इस बात में दोनों एक दूसरे के बराबर थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे क्योंकि दोनों का गम एक जैसा था। बात यह हुई कि जाड़ों यानी ठंड के समय आया था। जाड़े के दिन आ गए थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। उस समय मुन्नी बाबू के लिए कोट के लिए नया कपड़ा मंगवाया गया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब वो छोटा है, इसलिए बड़े भैया का, बड़े जनों का उनको कोट दे दिया जाता है। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए ना। था तो उतरन का अर्थ होता है किसी के द्वारा पहनकर उतारे हुए वे पुराने कपड़े जिनका उपयोग अब वह न करता हो, और वो कपड़ा अपने किसी छोटे को या किसी और को दे दिया जाता है। तो पहनी हुई चीज़ और किसी को दे देना, इस्तेमाल के लिए उसे उतरन कहते हैं, जो कि उतारी हुई मान लेते हैं। तो टोपी को मुन्नी बाबू का कोट उतरन के रूप में दे दिया गया। आप भी जानते होंगे कि जब हम अपने घर में भी अपने बड़ों का या किसी और की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसने पहले उसका इस्तेमाल किया हो, और हमें उसको लेने में थोड़ा सा अजीब लगता है और हमें लगता है कि क्यों उसको नई चीज़ और हमें पुरानी चीज़। तो वही बात उनके साथ हो रही थी, और ऐसा अक्सर हम अपने घर पे देखते हैं। जो बड़े भाई या बड़ी बहन होती है उनके वैसे छोटों को दे दिए जाते हैं। हालांकि पारिवारिक प्रेम के तौर पे अच्छा है, लेकिन इसको अगर हम गलत नज़रिए से देखें तो बच्चे के लिए, उसकी भावना के लिए थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। जब टोपी को अपने भाई का ये कोट मिला तो उसने क्या किया, उसने उसी वक्त एक दूसरी नौकरानी थी जिसका नाम है केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती क्योंकि वो खुश था, और उसने जब उसको दे दी तो अब वो थोड़ी लेगा उससे वापस। इसलिए तय हुआ, घर वाले लोगों ने क्या किया कि तूने अपना ये जो कोट था उतरन के रूप में आया था, तूने केतकी के बेटे को दिया, तो अब तुझे नहीं मिलने वाला। इसलिए तय कर दिया लोगों ने, घर वालों ने, कि अब टोपी को जाड़ा सहना पड़ेगा, है ना। तो टोपी जाड़ा खाएगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। भात यानी खाने के रूप में वो बता रहा है कि मैं जाड़ा क्यों खाऊंगा, मैं तो भात खाऊंगा। तुम जूते खाओगे। उसकी माँ सुभद्रा देवी जो थी वो गुस्से में आ गई। उसने कहा अब तो तुम जूते खाओगे, ना तुम जाड़ा खा रहे हो ना तुम भात खा रहे हो। गुस्से में वो बोली कि तुम जूते खाओगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहिना जात है। टोपी कहता है कि आपको इतना भी नहीं पता कि जूते को खाया नहीं जाता, उसको पहना जाता है। तो वो भी अपने मस्ती में माँ को बोल दिया। दादी से बदतमीजी यानी अपमान करती हो। वहाँ पर जो मुन्नी बाबू था वो बिगड़ गया, और इस प्रकार से उसको, टोपी को सुनाने लगा कि तुम दादी से बदतमीजी करते हो, तक हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया था। अब ऐसे में सबके साथ कहासुनी हो गई और बात बिगड़ गई। दादी भी गुस्से में आसमान सिर पे उठा लेती है। आसमान सिर पे उठाना मुहावरा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। राम दुलारी ने भी उसे पेटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जैसे आया था, यहाँ पर उस दादी का नाम है, ठीक है। तो अब जो राम दुलारी थी वो भी उसको पीटने लग गई थी, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। तू 10वां में पहुंच गई बार, सीता ने कहा। सीता कौन? उसकी घर की नौकरानी। तू है दादी से टराव के न चाही, यानी कि उसने उसको समझाने का प्रयास किया। किनो ऊ तो हार दादी बाड़िन, तो दादी किस प्रकार से तुम पर गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि तुम्हें अब 10वीं में पहुंच जाना है, क्योंकि तुम्हारा अब तक जो समय चल रहा था तो तुम अभी तक 10वीं में पहुंच जाते हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े।
पापड़ बेलना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, यानी 10वीं में पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। 2 साल तो वह फेल ही हुआ, मेहनत करने के बावजूद भी 2 साल वो फेल हो गया। 90 में यानी जब वो 9वीं में आया था तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच गया, यानी 9th क्लास उसने 49 में पास की, और जब सन 52 आया यानी 52 ईयर में जब था तो 2 साल का गैप था। इस 2 साल में वो 10वीं को ही पास कर रहा था। जब वह पहली बार फेल हुआ, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक शिक्षा में फर्स्ट आया। मुन्नी बाबू जो उसका भाई है वो फर्स्ट आ गया। कब? जब टोपी पहली बार फेल हुआ था और भैरव जो था वो 6ठी में पास हुआ। सारे घर में उसे जवान की नोक पर रख लिया। सारे लोग उसके पीछे पड़ गए और उससे जवान देने लग गए। लगातार किसी की बात करना यानी ज़बान पर की नोक पर एक ही टॉपिक को बार बार सामने लाना, है ना। कभी हम उससे क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि एक ही घूम फिर के आप एक ही बात करते हो, और वो चीज़ उसको बहुत चुभ रही थी। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी यानी बहुत ही मूर्ख या मंदबुद्धि का था। वह काफ़ी तेज़ था, उसका दिमाग तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना नहीं बन पाया कि वो अच्छे से पढ़ाई की तरफ फोकस कर सके, ध्यान केंद्रित कर सके। जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता। अब वहाँ सिचुएशन बता रहे कि क्या क्या होता था। जैसे ही वो पढ़ने लगता तो मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम निकाल देता और उसको वहाँ से उठवा देता था। या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती थी, तो वो भी उस काम को करने के लिए उसे वहाँ से पढ़ने से उठा देती थी। यह सब न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले थे। जो भैरव था उसने भी क्या कर दिया, जब वो वहाँ से इस काम को करने के लिए उठता तो पीछे से भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने निकाल कर हवाई जहाज बनाने लग जाता था। यानी बाकी के जो थे वो भी शैतान कम थोड़ी थे, तो ऐसे में वो पढ़े तो कैसे पढ़े। अब बच्चे की जो ये परेशानी है, बच्चे की जो ये स्थिति हुई है, वो देखा जाता है हर बच्चे के साथ हो जाती है। तो उसी की भावना को बताने के लिए, समझाने के लिए ये अध्याय बहुत ही समझने लायक है कि ये आपको भी बहुत ही जोड़ेगा आपकी भावनाओं को समझने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में भी बड़ों को बच्चों की तरफ बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, उसकी भावना को समझना चाहिए, लेकिन बच्चों को अपने जीवन में आने वाले उन मौक़ों को नहीं गंवाना है, ये भी बराबर ध्यान रखना होगा। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। अब तीसरे साल की बात बता रहे हैं। पहले साल तो वो फेल हुआ, उसका भाई पास हुआ, और दूसरे साल उसको बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया था, और तीसरा जब साल आया तो वो 3rd डिवीज़न में पास हुआ, तीसरी श्रेणी में। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, क्योंकि हर कोई उसे इसी बात से कलंकित करा था कि तीसरे साल में तो पास हुआ है, वो भी 3rd डिवीज़न में। ये बात उसको बहुत चुभने लगी थी, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही बात लेखक कहना चाहता है कि बच्चों की सारी समस्या को ध्यान में रख कर ही उस पर अंगुली उठानी चाहिए, उसकी भावना को समझना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथ ही आगे निकल गए। वह रह गया यानी पीछे उसी क्लास में रह जाता है, बाकी जितने भी दोस्त थे वो पास होके आगे निकल जाते हैं। जब सन 50 आया तो उस समय उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। जैसे कि जो बच्चा फेल होता है और जो उसके साथी वाले होते हैं, उसके क्लासमेट होते हैं, वो अगली कक्षा में पास होकर चले जाते हैं, लेकिन जो फेल होता है वो उसी क्लास में बैठता है, और जो पिछली कक्षा वाले बच्चे होते हैं वो पास होकर उस कक्षा में आ जाते हैं। तो उनको अपने जूनियर यानी अपने जूनियर जो 8वीं में थे उन बच्चों के साथ बैठना पड़ा, जो कि बहुत ही शर्मसार
था। तो उसको बहुत शर्म भी आ रही थी कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे यानी एक ही कक्षा में बैठना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके दोस्त 10वीं में थे, वह उन्हीं से मिलता। जब भी ब्रेक होता, लंच होता, छुट्टी होती तो वो अपने ही उन दोस्तों के साथ मिलता था जो अब 10वीं में आ गए थे। उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकी, यानी जो उनके साथ होते थे पर वो उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाया। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। जब क्लास में उसको मजबूरन उपस्थित होना पड़ता तो वो वहाँ पर असंतुष्ट था, वो नहीं चाहता था कि मैं उस क्लास में बैठूं। उस समय उस पर क्या हो रहा था? उस पर सितम किया जा रहा था, जुल्म हो रहा था। यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल दिया करते थे। उस कक्षा में बाकी के जितने भी बच्चे थे तो उनमें से अगर कोई कमज़ोर बच्चा होता तो उसको ये समझाते कि देख पढ़ाई कर ले वरना इसकी तरह 2 साल तक फेल होता जाएगा, ये अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो ये बात मास्टर जी की कहने से वो बहुत ही शर्मसार हो जाता, उसको बहुत बुरा लगता और बुरा लगना वाजिब भी है। हम भी अगर उसकी जगह अपने आप को देखें तो वास्तव में ये बहुत ही बुरे लगने वाली बात है। तो ऐसे में मास्टर जी उसकी मिसाल देते, उसका उदाहरण देकर उस कमज़ोर बच्चों को समझाया करते थे। क्या मतलब है? साम अवतार बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? साम अवतार यानी कि एक मोहम्मद अली उसका जो नाम था, उसीलिए उसको कह रहे साम अवतार की तरह क्या तुम इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? उस बच्चे को, कमज़ोर बच्चे को इस प्रकार से वो डांट लिया करता था। यह सुन सारा दर्जा हंस पड़ता। ये तो उसके ऊपर भी हंसी की बात होती ना, इसलिए हंसने वाले वे होते जो पिछले साल कहाँ थे, 8वीं में थे, इसीलिए वो अब उसके बराबर आ गए तो वो उन पर हंसे करते थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया। बड़ी मुश्किल से उसने वो साल निकाला, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गिल्ली मिट्टी का लौंदा हो गया था। गिल्ली मिट्टी का लौंदा, इसका अर्थ हुआ है गिल्ली मिट्टी का पिंड, जिसको हम जिस शेप में बनाना चाहे, जिस आकार में बनाना चाहे उस आकार में वो बन जाता है, क्योंकि वो अभी गिल्ली मिट्टी के रूप में है। तो गिल्ली मिट्टी को हम किसी भी तरह से तोड़ मोड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। जो बच्चे थे वो भी अब आगे चले गए, अब उसको उसके भी पिछले वाले कक्षा के बच्चों का सामना करना पड़ेगा। 8वें वाले 10वें में थे और 7वें वाले उसके साथ थे। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था और लग रहा था कि 2 साल मैंने ऐसे ही एक ही दर्जे में निकाल लिए हैं, अब इन बच्चों के लिए तो मैं बहुत बड़ा हूँ, बूढ़े के समान हूँ। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टर जी ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मास्टर जी उसका कोई भी नोटिस यानी कोई भी लिखा हुआ जो मैटर था वो लेते ही नहीं थे। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता। कक्षा में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो कोशिश करता था, काम करके देता था, लेकिन मास्टर उसके इस प्रकार से 2-2 साल फेल हो जाने की वजह से ध्यान ही नहीं देते थे। और जब वो सवाल मास्टर करता और जवाब में वो भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब भी नहीं पूछता था। ऐसे में उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन क्या हुआ, अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस यानी 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान यानी परीक्षा देनी है। तुमसे पार साल यानी आने वाला साल पूछ लूँगा,
अब देखो उस मास्टर की इस बात पर उस पर भी टोन आ गया। क्या आ गया कि तुम अगर अपने मेरे सवाल का जवाब देते हो तो अच्छी बात है। क्या कहा उसने कि किताब 2 सालों से तुम किताब पढ़ रहे हो, 3 सालों से, और तुम्हें तो अच्छे खासे इन सवालों के आंसर आ गए होंगे, तो तुम्हें मैं इसका उत्तर अगले साल पूछ लूँगा। अभी तो परीक्षा आ रही है ना, तो इन बच्चों को तुम परीक्षा देने दो, इनका समय व्यर्थ मत गवाओ, तुम्हें तो मैं अगले साल और पूछ लूँगा। कहने का मतलब तुम अभी भी पढ़ने में लगन नहीं लगा रहे हो, तो फिर तुम इस बार फेल हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए तो मौका है, मैं तुम्हें अगले साल पूछ लूँगा। ऐसे में उसका बुरा लगना तो वाजिब था। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग लाली दौड़ गई। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये भी मुहावरा है, यानी जो वो शर्माया हुआ था, जो परेशान में था, तो उसके हवाया उड़ गई, उसको होश नहीं रहा कि ये सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जब वह तमाम यानी सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े थे तो वह बिल्कुल मर गया, यानी उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब किसी भी लायक नहीं बचा हूँ। जब वह पहली बार 9वीं में आया यानी 9वीं कक्षा में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। उस समय का अनुभव वो कर रहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 9th क्लास में तो मैं भी ना समझता, इस तरह से बिल्कुल बच्चे की तरह था, लेकिन अब 3 साल होने को आए तो उनको उन बच्चों की इस तरह की हरकत बहुत ही चुभ रही थी। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने, वहाँ का उधर का क्लासमेट है अब्दुल वहीद ने, रिसेज यानी जब लंच हुई, जब स्कूल में दोपहर की भोजन का समय हुआ, तब वह तीर मारा, यानी उसको भी टोंट मारी कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। उसको भी बहुत कुछ सुनाया और अब टोपी से रहा नहीं गया और वो बहुत गुस्से में आ गया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था। और वहीद कौन था? वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और वो कक्षा का मुखिया भी था, मॉनिटर भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, सुरफुद्दीन का बेटा था। ठीक है, तो सुरफुद्दीन लाल तेल वाले जो डॉक्टर जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसका बेटे का नाम क्या है? अब्दुल वहीद। और वो उस कक्षा में अब आ गया है, वो उस कक्षा का मॉनिटर है, तेज़ दिमाग वाला है, वो भी अब उसे ताने देने से पीछे नहीं हट रहा। उसने कहा, बाल भद्र, अबे तू हम लोगन में का घुसता है? एट्थ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुए हैं। यानी उसने भी सुना दिया कि तुम हम लोगों के साथ मत पढ़, हमारे से दोस्ती मत कर, तो उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारे साथ इसी कक्षा में टिके रहेंगे, जो कि अभी भी कमज़ोर हैं, जो तुम्हारी तरह पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, तो उनके साथ दोस्ती कर ताकि पिछले साल भी वो तुम्हारे साथ ही रहे। अब इस प्रकार से उसका भी ये ताना चुभ गया। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, उसे अब पास होना ही है। उसने उस समय दृढ़ निश्चय कर लिया, सोच लिया। देखो, जीवन में हम कोई बड़ा चुनौती का सामना करते हैं या हमें बड़ा गोल अपनाना होता है, तो उससे पहले हमें बहुत सारा जीवन का अनुभव मिलता है और ये जीवन का अनुभव ही हमें उस सक्सेस तक ले जाता है। अगर हम ठोकर नहीं खाएंगे, अगर हम उस चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे, तो हमें बड़ी चुनौती का सामना हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा और ये सारी कंडीशन उस टोपी को मजबूत बनाती हैं। और अब उस परीक्षा के लिए अपने खुद के मन से, अंतर आत्मा से वो आवाज़ निकालता है, प्रॉमिस करता है, क्योंकि कोई भी कार्य सफल तब होगा जब हम खुद उसको करना चाहेंगे। तो इसके उदाहरण से आप अपने आप को भी समझ सकते हो। परंतु बीच में क्या आ गया था? फिर से दिक्कत आ गई। क्या आ गया था? चुनाव आ गया था। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए थे। किसके? उसी के पिता, जिसकी हमने भी बात की थी, वहीद के पिता। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? यानी ऐसे माहौल में पढ़ाई करना तो संभव ही नहीं हो सकता।
वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा यानी शांति छा गई। और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पे खड़े हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूँ, माहौल तो बना रहेगा। तो उसको बस फोकस करना था पढ़ाई की तरफ। उसको सामने सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान दिखाई दे रहे थे, परीक्षा दिखाई दे रही थी, इसलिए वो पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत कुछ था। बस एक चुनौती थी कि मुझे पास होना है, चाहे अब मेरे सामने कैसा भी वातावरण हो, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये वातावरण जीवन भर चलेंगे। तो मुझे मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, उसको कर दिखाना है। कैसी भी परिस्थिति हो, बस मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि बस अब उसको सिर्फ और सिर्फ पास होना था। भले उस वातावरण में चुनाव हो रहे थे, शोर हो रहा था, पर उसका ध्यान अब पढ़ने में चला गया। वाह, दादी बोली, भगवान नजरें बंद से बचाए, यानी जो किसी स्थान पर निगरानी के लिए रखा गया हो और जिसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा न हो, उस बुरी नज़र से इनको बचाए। क्योंकि जो परिश्रम करता है तो उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती रहती हैं। तो दादी भी वही प्रार्थना कर रही थी कि इसको बुरी नज़र से बचाए भगवान। रफ्तार उसकी अच्छी थी, पढ़ने में लगन हो गई थी। तीसरे बरस यानी जब तीसरा साल, तीसरे दर्जे में अब टप्पू क्या हो गया है, टोपी क्या हो गया है, पास तो हो ही गया। अब इस कहानी के अंत में क्या होता है, टप्पू तीसरे दर्जे में पास हो जाता है। तो हमें भी ये सीख मिलती है इस कहानी से कि मन और लगन जब अपना होगा तभी हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे आपके बड़े पेरेंट्स, चाहे आपके कोई भी कितना भी आपको समझा ले, लेकिन जब आप खुद अपने कार्य को मन से करेंगे तभी वह सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो इसीलिए समय मत गंवाएं, सही समय पर सही कार्य करें और कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से करें, ताकि एक साथ कोई भी बर्डन, कोई भी अव्यवस्था आपके जीवन में न आए। क्योंकि ऐसे समय में फिर आपको एक साथ सारे काम को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ रहो, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक समय सीमा के साथ आपको काम करना पड़ेगा। दोस्त की जगह दोस्त है, मस्ती की जगह मस्ती है और पढ़ाई की जगह पढ़ाई है। क्योंकि ये साल, ये समय अगर आपका निकल जाएगा तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। तो समय को मत गंवाओ, क्योंकि जब समय चला जाएगा ना, तो वही समय जिसका आपने महत्व नहीं रखा और वही समय लौट कर जब आएगा वो आपको बताएगा कि अगर तुमने मेरे महत्व को नहीं समझा तो फिर मैं भी तुम्हारी कद्र नहीं करूँगा। इसलिए अपने जीवन में समय के मूल को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बड़ों के लिए भी बताया है कि बड़ों को बच्चों की सारी बातें, सारी जो मनोदशाएं हैं उनको समझना होगा, उनको जानना होगा, उनको अपना बनाना होगा, उनको भरपूर प्यार और परिस्थिति में कैसे ढालते हैं वो सिखाना होगा। तभी बच्चा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आप भी अपने बड़ों के साथ अपनी दिल की बात करो, अपने दिल को हल्का करो, उनसे सीख लो, कि उनसे गाइडेंस लो कि अब मुझे इस स्थिति में आगे क्या करना है। अपनी हर रोज़ की बात अपने बड़ों से कहो, ताकि वो अपने जीवन के सही मार्ग को आपको दर्शाएंगे, अपने अनुभव को भी बताएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपने ये तीनों भाग इस पाठ के समझे हैं, पढ़े हैं किताब से। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इन्हें पुनः पढ़ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।